हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फ्रॉम द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट वीडियो देखा था बेसिकली, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमा और मिनिमा का मीनिंग क्या होता है एंड जो है मैक्सिमा और मिनिमा हम निकालते किस तरीके से, ठीक है। तो जस्ट टू रीकैप, अगर हमें निकालना है किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, तो हमें उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है, राइट। और डिफरेंशिएट करने के बाद आपको निकालने होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद आपको देखना होता है कि जो एफ डैश एक्स है उसका साइन क्या है। उस क्रिटिकल पॉइंट पर जब हम क्रॉस कर रहे हैं, लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, तो जो हमारा एफ डैश एक्स है, जो डेरिवेटिव है फंक्शन का, उसका साइन प्लस से माइनस हो रहा है या माइनस से प्लस हो रहा है। अगर प्लस से माइनस हो रहा होगा तो वो क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा कहलाएगा, एंड अगर एफ डैश एक्स का साइन माइनस से प्लस हो रहा होगा तो वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा मिनिमा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं आ रही है तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन रेफर टू दी प्रीवियस वीडियो एंड इट विल बी क्लियर टू यू, ऑलराइट। तो इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स सॉल्व कर रहे थे हम, तो एग्जाम्पल नंबर 35 से कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल 35 क्या कर रहा है, देखो ये जो एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं इनमें थोड़ा सा वक्त लगेगा करने में और थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। तो प्लीज़ बी पेशेंट, प्लीज़ लिसन एक्टिवली, प्लीज़ सी द अप्रोच दैट इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर, ठीक है ना। आप अप्रोच पे फोकस करो कि अप्रोच के क्या हमको अडॉप्ट करनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ भी ट्रिकी नहीं है। इट इज़ जस्ट द फैक्ट कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और वैरायटी होने की वजह से हमें जो है एग्ज़ाम में परेशानी ना हो, तो इस वजह से हमको वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर लर्निंग द अप्रोच दैट इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो बेसिकली एग्जाम्पल 35 में क्या बोल रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, C। देखो यहाँ पे ध्यान से क्या बोल रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। देखो जब ये एग्जाम में क्वेश्चन मान लेते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया आपके, तो हाउ डू यू फिगर आउट कि ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का है। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना, मैक्सिमा मिनिमा चल रहा है हमारा। तो कैसे पता लगेगा कि ये सवाल मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक का है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का है। आपको ऐसे पता लगेगा, ये कीवर्ड है इसके अंदर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अगर आपको पूरी की पूरी क्लास 12th की मैथमेटिक्स में निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, तो सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर मैक्सिमा मिनिमा ही जो है टॉपिक अवेलेबल है, जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मीनिंग क्या हुआ, मिनिमम डिस्टेंस, है ना। वी कैन से कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब हमें निकालना है मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है ना। तो और मिनिमम डिस्टेंस निकालना है यानी कि आपको मिनिमा निकालना पड़ेगा। मिनिमा डाल देंगे फंक्शन के अंदर, जो भी डिस्टेंस होगा उसके अंदर, तो वी विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, C फ्रॉम द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये पैराबोला दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि वहाँ पर हमने पैराबोला ड्रॉ किया था, ये वाला एक क्वेश्चन में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है यू शेप्ड पैराबोला, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर आप सबसे पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं कि बन क्या रहा है एग्जैक्टली। तो देखो ध्यान से, ये आपके पास एक पैराबोला हो गया, दिस कर्व इज कॉल्ड पैराबोला, सही है। ये हो गया आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये बोल रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। ये पॉइंट कहाँ पर है, इस पॉइंट का आप देख रहे हो कि पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है और y कोऑर्डिनेट c है, और यहाँ देखा है कि जो c की वैल्यू है वो 1/2 और 5 के बीच में है। हमें पता नहीं है, लेकिन c की एक कांस्टेंट वैल्यू है 1/2 और 5 के बीच में, कुछ भी हो सकती है, वी डोंट नो दैट, बट इट इज़ अ कांस्टेंट। बट ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, क्या ये x एक्सिस पर होगा या y एक्सिस पर होगा। ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो ये पॉइंट होगा y एक्सिस पर, ठीक है। तो इसको हम, और c की वैल्यू पॉजिटिव है, तो c की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं टेंटेटिवली। तो लेट अस से दिस इज द पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमको 0, C, सही है, ये हो गया। और हमें निकालना है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पैराबोला। हमें बताना है कि ये जो पॉइंट है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, तो ये जो डिस्टेंस है इसकी निकालनी है मिनिमम वैल्यू, इस डिस्टेंस की निकालनी है मिनिमम वैल्यू। मैंने बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे ले दिया, इस साइड में ले लिया। इट कुड बी दिस, इट कुड बी दिस। देखो अगर ऐसे करके देखोगे, आप ड्रॉ करोगे डिस्टेंसेस, तो आप देख रहे हो कि डिस्टेंसेस चेंज होने लगातार, डिस्टेंसेस अलग अलग हो रहे हैं। तो आपको ये तो बहुत लंबा डिस्टेंस है, ये भी लंबा डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे कहीं पे आ रहे हैं, तो ऐसा एहसास हो रहा है हमको कि डिस्टेंस इस पॉइंट पे आके कहीं पर स्मॉलेस्ट हो रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे कहीं पे अचीव हो रहा है, ऐसा हमको एहसास हो रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने ये मान लिया कि ये वो पॉइंट है ए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं कुछ भी। लेट अस से कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं h, K,
जब भी हम किसी कर्व के ऊपर कोई भी रैंडम पॉइंट लेते हैं, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लेते हैं, h, k लेते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है h, k है, क्या ये पॉइंट हमको नोन है कि अननोन है? ये पॉइंट हमको अननोन है, पता नहीं है ना हमको, ये पॉइंट हमने खुद से ले लिया कुछ भी। बट ये चीज़ पता है हमको कि ये जो पॉइंट A है, कैपिटल A, ये इस पैराबोला के ऊपर लाई करता है। भाई ये जो पॉइंट कैपिटल A है, ये पैराबोला के ऊपर लाई करता है ना। तो अगर कोई भी पॉइंट किसी कर्व पे लाई करता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सब्सटीट्यूट दीज कोऑर्डिनेट्स इन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो वो कर देंगे हम, तो लिखेंगे कि एज A, h, k lies on the parabola, as A, h, k lies on the parabola, therefore क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम डाल देंगे इस पैराबोला की इक्वेशन के अंदर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जहाँ पर ये जो k है, ये k इसका y कोऑर्डिनेट है, तो y की जगह k डाल देंगे और x की जगह पे h डाल देंगे। तो इफ़ यू डू दैट तो क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू एच स्क्वायर, k इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इसको आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया आपने इसको। ऐसे वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि जनरली इस वाले इक्वेशन की हमको ज़रूरत पड़ रही होती है आगे जाके, तो हमने इसको डेवलप कर लिया अभी। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है इस डिस्टेंस PA को मिनिमाइज़ करना। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कि डिस्टेंस PA इज़ टू बी मिनिमाइज्ड, क्योंकि बोल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो मिनिमाइज़ करना है कि मैक्सिमाइज़ करना है, खुद ही सोचो। मिनिमाइज़ करना है तो लिख देंगे डिस्टेंस PA इज़ टू बी मिनिमाइज्ड। अब डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट्स के बीच का। क्लास 10th की बात है ये, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? अगर आपने क्लास 10th करी है, अगर आप क्लास 12th की वीडियो देख रहे हो तो क्लास 10 तो की होगी आपने, और वहाँ पे आपने मैथमेटिक्स में सीखा होगा डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है कि अगर ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B, पॉइंट A और पॉइंट B का बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको। ठीक है, और कैपिटल A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होता है ना AB, कितना होता है, अगर आपको पता है तो आप लिख लो पहले खुद से वीडियो को पॉज करके, और अगर नहीं पता है तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, वैसे तो पता होना चाहिए था आपको, क्लास 12th में आ गए हो आप। ठीक है, लेकिन मैं बताया तो मेरा तो काम ही यही है। तो डिस्टेंस AB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, एक लंबा वाला अंडर रूट मारना है आपको, x2 माइनस x1 करना है, उसका स्क्वायर करना है। पहले x2 माइनस x1 निकालो, उसका स्क्वायर कर दो, उसके बाद प्लस कर दो, y2 माइनस y1 निकालो, उसका स्क्वायर कर दो। याद आता होगा शायद, ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो डिस्टेंस AB निकाल लिया आपने, डिस्टेंस AB ये होता है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इतना डिटेल में बताना पड़ रहा है क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये नहीं पता था, नहीं तो ये क्वेश्चन को मैं तो कर सकता हूँ 2 मिनट के अंदर खत्म, बट दैट इज़ नॉट द इंटेंशन। द इंटेंशन इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि होता किस तरीके से है। छोटी छोटी बातें सारी बताई जाएंगी यहाँ पे। ऑलराइट, अब देखो डिस्टेंस PA लिखते हैं, आपको लिखना है डिस्टेंस PA। तो डिस्टेंस PA जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, यहाँ देखो ध्यान से, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं h, k। तो अगर आप इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे इन वाले पॉइंट्स के लिए, तो क्या लिखोगे h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस c का स्क्वायर। भाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, तो h माइनस 0 तो h होता है, तो हो जाएगा h स्क्वायर, और इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, हो जाएगा k माइनस c का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस PA। इस डिस्टेंस PA को क्या करना है, हमें इस डिस्टेंस PA को मिनिमाइज़ करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। आप एक काम क्या करो, ऐसे वाले सवालों में लिख लिया करो कि आपका ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या है, दिस इज़ योर एम इन दिस प्रॉब्लम, कि आपको डिस्टेंस PA को मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करना है तो उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हमको डिफ्रेंशिएट करके लगाना पड़ता है गॉड कॉन्सेप्ट, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो डिस्टेंस PA निकाला है आपने, ये तो बहुत ही अजीब सा आ रहा है, इसके अंदर तो अंडर रूट वगैरह फंस रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे PA का स्क्वायर कर लेंगे, अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने स्क्वायर कर लिया। तो जब स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो जगह PA का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर। ये क्लियर है, k माइनस c का होल स्क्वायर आ गया। अभी जो PA का स्क्वायर है ना, उसको आप z बोल दो, वी कैन कॉल इट z। तो z इज इक्वल टू h स्क्वायर। बस मेथड को समझो, पेशेंस रखो और अंडरस्टैंड करो कि प्रोसेस क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो ध्यान से, तो z मान लिया हमने इसको, z इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k माइनस c का स्क्वायर।
अब देखो ध्यान से, ये जो h था और ये जो k था, ये हम लेके आए थे या क्वेश्चन के अंदर गिवन था? ये तो हम लेके आए थे ना यार, क्वेश्चन में तो गिवन था नहीं है। तो जो भी चीज़ें हम लेके आते हैं उन्हें बोलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे ये ध्यान रखो कि यहाँ पर h भी वेरिएबल है और आपका k भी वेरिएबल है, ठीक है। h और k दोनों ही वेरिएबल्स हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर c गिवन था क्या? हाँ, क्वेश्चन के अंदर c गिवन था। तो c एक कांस्टेंट है। जो भी चीज़ें क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेंगी वो कांस्टेंट हो जाएंगी, और जो भी चीज़ें हम लेके आएंगे, जो भी चीज़ें हम अज्यूम करेंगे, वो होंगे वेरिएबल। तो मेरे को बताओ, इस एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? h और k वेरिएबल्स हैं, बात समझ में आ रही है? और कौन सा कांस्टेंट है? c कांस्टेंट है। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है ना इस वाले एक्सप्रेशन को, तो डिफ्रेंशिएशन का गोल्डन रूल क्या है? यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल अलाउड है। यहाँ पर h भी वेरिएबल है, k भी वेरिएबल है, जो कि ठीक बात नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गेट रिड ऑफ, वी हैव टू एलिमिनेट वन ऑफ दी वेरिएबल्स। हमारी इच्छा है हम कोई सा भी वेरिएबल एलिमिनेट कर सकते हैं। अब वेरिएबल एलिमिनेशन के अंदर करने के लिए आपको ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी, k इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये काम आएगी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो k है इसको एच स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, हो गया वेरिएबल एलिमिनेट। लिखेंगे z इज इक्वल टू एच का स्क्वायर एज इट इज रह गया, और k की जगह पे हमने एच स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। तो ये आ गया z इज इक्वल टू क्या? z इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर। हमने k की जगह पे एच स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने k से छुटकारा पा लिया। अब बताओ कि इस एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है? सिर्फ h ही एक इकलौता वेरिएबल रह गया यहाँ पे, और c कांस्टेंट है। अब हम निकालेंगे, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dz अपॉन dh निकालेंगे। क्या निकालेंगे? dz अपॉन dh। हमेशा डिफ्रेंशिएट करते हैं वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। वेरिएबल h है तो हमने कर दिया इसको डिफ्रेंशिएट, एच स्क्वायर का 2h हो जाएगा प्लस, अब देखो यहाँ पे लगा देंगे चेन रूल। तो कॉन्टेंट का स्क्वायर है ये, कॉन्टेंट का स्क्वायर, ठीक है। जैसे x का स्क्वायर होता है, इसका डेरिवेटिव होता है ना 2x, तो सिमिलरली इसका स्क्वायर है, h का माइनस c का स्क्वायर है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो जगह 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस सी। बट क्योंकि ये चेन रूल लगा रहे हैं हम यहाँ पर, तो हमें जो अंदर वाला जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई करना होगा। एच स्क्वायर का होता है 2h, ठीक है, और माइनस सी का हो जाएगा 0, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। तो हमारा डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ठीक से लिख लेते हैं। तो डी जेड अपॉन डी एच कितना आ गया? ये आ गया 2h प्लस, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4h मल्टीप्लाइड विद एच स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। ये आ गया आपके पास। इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई करके खोल लेते हैं, तो जाएगा 2h प्लस 4h इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा 4h क्यूब, और 4h इंटू सी हो जाएगा माइनस का 4hc, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव, सही है। तो ये आ गया आपके पास। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम इसको कर देंगे 0 से इक्वेट। इसे हम बोलते हैं गॉड कॉन्सेप्ट। गॉड कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसको आपने 0 से इक्वेट कर दिया। क्या निकालने के लिए? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो आप जैसे ही इसको 0 से इक्वेट करोगे, देखो क्या होगा। तो 2h प्लस 4h क्यूब माइनस 4hc इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें आप h कॉमन ले लो, तो h कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 4h स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू 0। अब ये जो h है, यहाँ से आ जाएगा h इज इक्वल टू 0। भाई h इंटू दिस थिंग इज इक्वल टू 0 है, तो हो सकता है h 0 रहा हो, और हम बोल देंगे कि 2 प्लस 4h स्क्वायर माइनस 4c 0 रहा हो। भाई अगर हमने दो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया और 0 आ रहा है, तो या तो पहली वाली क्वांटिटी 0 रही होगी या फिर दूसरी वाली क्वांटिटी 0 होगी, क्योंकि किसी ना किसी को 0 होना पड़ेगा हमारा प्रोडक्ट 0 आने के लिए। हमको h निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं और h निकालते हैं यहाँ से। तो हम लिख सकते हैं कि 4h स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4c को माइनस 4c को उधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो जाएगा 4c, और 2 को उधर ले जाएंगे तो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से आ गया 4h स्क्वायर इज इक्वल टू, 4h स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो देगा 2 इंटू 2c माइनस 1। ये वाला 2 काट देगा इस वाले 4 को, आमने सामने काट सकते हैं। तो यहाँ से h स्क्वायर कितना आ गया? h स्क्वायर आ गया 2c माइनस 1/2, 2c माइनस 1/2। तो यहाँ से आपके पास h कितना आ गया? h आ गया अंडर रूट ऑफ 2c माइनस 1/2। बहुत ही अजीब सा आ रहा है, नो इट, बट यही सच है। तो बेसिकली हमने h निकाल लिया, और h की दो वैल्यूज आई हैं हमारे पास। एक आई है h इज इक्वल टू 0, और एक आई है h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2c माइनस 1/2। ये दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हमारा फ़र्ज़ बनता है चेक करना कि ये क्रिटिकल पॉइंट जो आए हैं ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है?
ऑब्जेक्टिव ध्यान रखो, ऑब्जेक्टिव था कि जो डिस्टेंस था ना उन दोनों पॉइंट्स के बीच का, वी हैव टू मिनिमाइज दैट डिस्टेंस, हमें उस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। तो डिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करोगे, लिखेंगे यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे आके आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमको पहचानने में हेल्प करता है कि जो पॉइंट हमने निकाला है क्रिटिकल पॉइंट, ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब देखो ध्यान से, अगर आपके पास ये अवेलेबल है ना dz/dh, ये जो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन अवेलेबल है, ठीक है, इसको आपको एक और बार करना है डिफरेंशिएट h के रिस्पेक्ट में। तो देखो ध्यान से, dz/dh कितना था, ये था अपने पास 2h प्लस 4h³ माइनस 4hc, ठीक है ना। मैंने कुछ भी नहीं किया, ऊपर से बस कॉपी पेस्ट ही किया इस चीज़ को। इसको एक और बार कर दो h के रिस्पेक्ट में, क्योंकि h ही वेरिएबल है ना आपका, तो आ जाएगा d²z/dh² इज इक्वल टू 2h का हो जाएगा 2, 4h³ का ये 3 आ गया, देगा जो जाएगा 12h² माइनस 4, देखो ये जो 4hc में h का 1 हो जाएगा क्योंकि h वेरिएबल है, और 4c एज इट इज जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, तो जाएगा 2 प्लस 12h² माइनस 4c, ये आ गया। अब एक काम करते हैं, ये जो h की वैल्यू आई थी ना, इसको यहाँ पुट कर देंगे, ये जो h आया था इसको यहाँ पर h² चाहिए ना, तो h² यहाँ पुट कर देते हैं। ये जो h² था 2c माइनस 1/2 से यहाँ पुट कर दो, तो लिखेंगे इज इक्वल टू 2 प्लस 12 इंटू h² कितना है, h² की वैल्यू है 2c माइनस 1/2, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट 2c माइनस 1/2 माइनस 4c। थोड़ा पेशेंस रखो, सवाल लंबा है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड इट, बट अगर आप करोगे एक दो बार तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है ना, ये एज इट इज़ आते हैं आपके पेपर में, एज इट इज़, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे जो है सिर्फ एक्सरसाइज करने पे फोकस करते हैं, अगर करते हैं तो, ठीक है, और जो है इस चक्कर में हमारे नंबर कट जाते हैं फालतू में, तो वी डोंट वांट दैट। तो यहाँ पे काट दिया हमने इसको, ये आ गया 6, तो ये हो गया 2 प्लस 6 इंटू 2c माइनस 1 माइनस 4c, करते रहो इसको सॉल्व बस, जाएगा 2 प्लस 6 इंटू 2 जाएगा 12c माइनस 6 माइनस 4c, तो ये कितना हो गया, ये हो गया कुल मिला के 8c, भाई 12c माइनस 4c हो गया 8c, और 2 माइनस 6 हो गया माइनस का 4, ठीक है, ये आ गया 8c माइनस 4। अब ये जो क्वांटिटी आई है 8c माइनस 4, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो पता ही नहीं है हमको, ये पता लग सकता है हमको। देखो ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या बना है कि c की वैल्यु हाफ और 5 के बीच में है। c की वैल्यू किसके बीच में है, c की वैल्यू है आपकी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये था हमारे पास d²z/dh²। तो देखो ध्यान से, नाउ हमें गिवन था कि c की वैल्यू हाफ और 5 के बीच में है, एक बार चेक कर लेते हैं, c की वैल्यू है हाफ और 5 के बीच में, हमें चाहिए 8c माइनस 4 की वैल्यू किसके बीच में होगी, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को 8 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/2, यहाँ पे आ जाएगा 8c, और यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 5 विच इज़ 40। तो बेसिकली आ गया 8c की वैल्यू 4 और 40 के बीच में लाई कर रही है, ये बात समझ में आ रही है। अब आपको चाहिए 8c माइनस 4 चाहिए ना आपको, तो यहाँ से आप सबट्रैक्ट कर दो 4, सारे टर्म्स में से आप सबट्रैक्ट कर दो 4, तो आ जाएगा 4 माइनस 4, 8c माइनस 4, 40 माइनस 4, सही है। तो यहाँ से क्या आ गया, 8c माइनस 4 0 से बड़ा है और 36 से छोटा है, बोथ आर इंक्लूडेड, ठीक है। ये 0 से 36 के बीच में है, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, नो डाउट इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास ये जो d²z/dh² था, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, और हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है कि अगर हमने डबल डिफरेंशिएशन किया और वो पॉजिटिव आ गया, तो वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो h आया था अंडर रूट ऑफ, कितना आया था, ये h आया था अंडर रूट ऑफ 2c माइनस 1/2, 2c माइनस 1/2 इज़ अ मिनिमा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो क्रिटिकल पॉइंट आया था ना हमारा, वो एक मिनिमा है। जब भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, ये बात आपको याद करनी है कि जब भी आपका डबल डेरिवेटिव निकाला आपने फंक्शन का और वो पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स दैट द क्रिटिकल पॉइंट इज़ अ मिनिमा। अगर नेगेटिव आया होता तो मैक्सिमा होता, अगर पॉजिटिव आया है तो मिनिमा है ये, ठीक है। तो मिनिमा आना भी चाहिए था क्योंकि हमें निकालना था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो पता लग गया हमको कि अगर h की वैल्यू इतनी होगी तो हमारा जो डिस्टेंस है उन पॉइंट्स के बीच में इट विल बी मिनिमम, सही है। देखो मैं ना आपको इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, इस वजह से आपको इतना टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक दो बार आप कर लोगे खुद से
तो आपको मैक्स टू मैक्स 3-4 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा मिनट नहीं लगने वाले आपको, ठीक है। सो डोंट वरी ऑन दैट फ्रंट। तो ये एच की वैल्यू आ गई, आपकी मिनिमा प्रूव हो गया। आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको सब कुछ लिख के आना पड़ता है पूरे की पूरी डिटेल में। सब्जेक्टिव एग्जाम है, इट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव, सो इस वजह से हमें सारे के सारे स्टेप्स दिखाने होते हैं। और क्या होता है कि स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। तो अगर आपके कुछ स्टेप्स सही हैं और कुछ स्टेप्स गलत हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाते हैं। वैसे हमको कोशिश करनी है कि हमारे सारे स्टेप्स ठीक होने चाहिए और हमारा आंसर एकदम परफेक्ट आना चाहिए, लेकिन जस्ट इन केस वाले। तो ये आ गया एच का वैल्यू, बट अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, तो लिखेंगे नाउ। देखो ध्यान से कि जो डिस्टेंस था P से लेकर A तक का, उसका क्या लिखा था हमने एक्सप्रेशन, उसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, डिस्टेंस PA इज इक्वल टू अंडर रूट वाला, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के माइनस सी का स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकाल चुके हैं कि अगर h की वैल्यू इतनी होगी, एक सेकेंड मेरी फोटो आ रही होगी यहाँ पे, अगर h की वैल्यू इतनी होगी तो हमारा जो डिस्टेंस है P और A के बीच का, दैट डिस्टेंस वुड बी शॉर्टेस्ट, इट विल बी मिनिमम, क्योंकि ये पॉइंट मिनिमा है ना, इस वजह से। तो इसको हम कर देते हैं सब्स्टिट्यूट यहाँ पर, तो लिखेंगे कि डिस्टेंस बेसिकली PA मिनिमम, PA मिन इज इक्वल टू अंडर रूट h का स्क्वायर, h का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 2c माइनस 1/2 प्लस k माइनस सी का स्क्वायर। k कितना आएगा, देखो k था h का स्क्वायर, k था आपका h का स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन से आ रहा है, ठीक है। तो k निकाल लेते हैं साइड में, k हो जाएगा आपके पास h का स्क्वायर, h का स्क्वायर यानी कि 2c माइनस 1/2, बट यहाँ पे क्या डालना है हमको, k माइनस सी का स्क्वायर डालना है। तो k माइनस सी करोगे अगर, तो यहाँ कर दोगे 2c माइनस 1/2 माइनस सी इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ये इसको सॉल्व कर देते हैं। तो PA मिनिमम विल बी इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया 2c माइनस 1/2 प्लस, यहाँ पे ले लो LCM, LCM आ जाएगा अंदर अंदर 2, जाएगा 2c माइनस 1 माइनस 2c इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2c से 2c कट गया, माइनस 2c कट गया, तो ये आ जाएगा PA मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट, दिस इज 2c माइनस 1/2 प्लस यहाँ बचेगा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2c माइनस 1/2 प्लस 1/4। यहाँ पे ले लो आप LCM, यहाँ पे आप LCM लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा PA मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट, LCM आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 2c माइनस 1 प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4c माइनस 2 प्लस 1/4। तो यहाँ से फाइनली जो डिस्टेंस है पॉइंट P का और पॉइंट A का, वो आ रहा है अंडर रूट ऑफ 4c माइनस 1/4, और 4 क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको हम 2 बना के बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4c माइनस 1 डिवाइड बाई 2। आई होप आपको समझ में आया हो। ये सवाल थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है। और ऐसा सवाल अगर मान लो कि अगर आप बिना तैयारी के चले गए तो आप जो है छोड़ने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होगा इस सवाल को, ठीक है। तो डोंट डू दैट। मान लो कि ये सवाल आ गया 3 नंबर का, तो 3 नंबर थोड़ा आप लूज़ करोगे एग्जाम के अंदर। सवाल इतना टफ भी नहीं है ये, ठीक है। इट इज़ डूएबल बट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पक्का करके जाना है। ऐसे 1-2 सवाल NCERT की एक्सरसाइज में भी अवेलेबल हैं, वो भी आपको तैयार करने चाहिए। बिल्कुल सेम आपको अप्रोच फॉलो करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है ना किसी भी स्टेप में, तो आप कमेंट करो नीचे और आपको जवाब मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। चलो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 36 पे। ओके, तो क्या बोला है, लेट AP, देखो यहाँ पे AP है एंड BQ, ये रहा BQ, बी 2 वर्टिकल पोल्स। तो ये पोल है, AP एक पोल है और BQ भी एक पोल है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ़ AP इज इक्वल टू 16 मीटर, दे रखा है इस वाले पोल की हाइट कितनी है 16 मीटर, और BQ दे रखा है 22 मीटर, इसकी हाइट है 22 मीटर। तो 2 पोल हैं, दोनों की हाइट दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, अब देखो ध्यान से, दोनों की हाइट दे रखी है हमको। ये पहला पोल है, AP पहला पोल है, पोल होता है ना पोल, ठीक है, और BQ दूसरा पोल है। कौन सा पोल लंबा है हाइट में, BQ जो पोल है वो हाइट में लंबा है, ठीक है। फिर देखा है AB इज इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ से ये जो बेसिकली दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, एक सेकेंड ना, दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है हमको 20 मीटर्स। बोला देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट R ऑन AB, एक पॉइंट है R AB के ऊपर,
फ्रॉम द पॉइंट ए, तो ए पॉइंट से हमें आर तक की दूरी निकालनी है, एक्स निकालना है हमको, एक्स निकालना है। कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, सच दैट आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम, सच दैट आर पी स्क्वायर, ये जो आर पी है, आर पी का स्क्वायर एंड आर क्यू का स्क्वायर, ये जो आर क्यू हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे, इन दोनों का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो दैट शुड बी मिनिमम। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस क्वेश्चन के अंदर वो है एक्स निकालना, सो दैट आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज व्हाट, इट इज मिनिमम। जैसे आपको किसी भी सवाल के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको दिखे मिनिमम, मैक्सिमम, शॉर्टेस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, तो आप समझ जाना कि मैक्सिमा एंड मिनिमा का सवाल है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर। ठीक है, अब ये तो बहुत ही आसान सवाल है, देखो ध्यान से। ये जो क्वांटिटी है ना जिसको आपको मिनिमम निकालना है, मिनिमम पहुंचाना है, इसको आप z मान लो, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में माना था ना z, वैसे इस वाली क्वांटिटी को आप z मान लो। ठीक है, आर पी का स्क्वायर, देखो ये देख पा रहे हो कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम है ए पी आर। इस ट्रायंगल में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। भाई राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आता है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अलावा तो कुछ आता नहीं है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं बचपन में, शायद मेरे ख्याल से क्लास 8th में आया था पाइथागोरस थ्योरम, 8th क्लास की होगी आपने। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि आर पी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि ए आर का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर यानी कि ए पी का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि आर पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर यानी कि 16 स्क्वायर। देखो आर पी स्क्वायर तो आपका निकल गया यहाँ पर, बहुत बढ़िया। अब हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल के अंदर। अगर आप इस वाले ट्रायंगल में लगाओगे ना पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। यार ये तो बच्चों का खेल है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो बस देखते जाओ, लगाते जाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो आर बी कितना है, आर बी तो यार 20 माइनस एक्स है ना, क्योंकि पूरा डिस्टेंस 20 है, इतना डिस्टेंस x है, तो 20 माइनस एक्स ही तो बचा यहाँ पर। तो ये क्या 20 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी क्यू तो 22 है, 22 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका आर क्यू स्क्वायर भी देखो यहाँ पर निकल गया। इन दोनों को पुट कर देते हैं, तो बेसिकली z कितना आ जाएगा, लिखेंगे देयरफॉर z इज इक्वल टू, देयरफॉर z इज इक्वल टू कितना, z इज इक्वल टू बेसिकली आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। हमने दोनों को ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर याद है, मुझे याद है, ये होता है 256। वैसे आपको याद होना चाहिए, क्लास 12th के स्टूडेंट्स को पहले 20, 30 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर याद होने चाहिए। आइडियली तो होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन होता नहीं है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। 22 का स्क्वायर होता है 484। ठीक है, बेसिकली आप निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये होना चाहिए, लेकिन if you want to get an edge over others in the exam in terms of time, तो ठीक रहता है याद होना। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 6 और 4 10, एक गया कैरी में, 1 और 5 6, 6 और 8 14, एक गया कैरी में, 1 और 2 3, 3 और 4 7, रह गया 740। ठीक है, ऑल राइट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर z। ये z क्या चीज़ है, z है जो, z वो एक्सप्रेशन है जिसको हमको मिनिमाइज करना है। z इज टू बी मिनिमाइज्ड, तो इसको कर दो पहले डिफरेंशिएट। जिस भी चीज़ को मिनिमाइज करना होता है उसे डिफरेंशिएट करना होता है। तो याद आएगा 2x, ये कॉन्टेंट का स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, ये जाएगा 20 माइनस एक्स। ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन में दिक्कत आ रही है तो आप डिफरेंशिएशन की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे कवर किए हुए हैं ऑलरेडी, तो आप उसको जाके देख लो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर। ठीक है ना, चैनल पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट, उसको खोलो और सीरीज से देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ये 2 आ गया 20 माइनस एक्स हो गया डॉट 20 माइनस एक्स का करना है, 20 का 0 होता है और माइनस एक्स का होता है -1 और 740 का हो जाएगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमने कैसे किया, ये हमने ऐसे किया कि कंटेंट का स्क्वायर था, तो स्क्वायर ये जो 2 है ये आ गया बचा 20 माइनस एक्स। अब 20 माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है -1 क्योंकि 20 का 0 होता है और माइनस एक्स का होता है -1, इस तरीके से। तो यहाँ पे dz/dx कितना आ गया हमारा, ये हो गया 2x, ये -1 आके 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 इंटू 20 माइनस एक्स, तो ये आएगा 2x माइनस 40 प्लस 2x, तो ये जाएगा कितना, ये जाएगा 4x माइनस 40। अब लगा देंगे गॉड कॉन्सेप्ट।
गॉड कॉन्सेप्ट लगाने से होता क्या है, होता ये है कि क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है। तो 4x माइनस 40 को आप 0 से इक्वेट कर दो, तो 4x कितना हो गया, 4x हो गया 40, तो x कितना आ गया, x आ गया 10। ये मिल गया आपको एक क्रिटिकल पॉइंट। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये निकालने के लिए क्या करोगे, ये पता लगाने के लिए आप लगाओगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या लगाओगे आप लगा दोगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो लगा देते हैं बिना किसी देरी के, तो लिखो यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। पेशेंस रखो इन सवालों के अंदर, हार नहीं माननी है बिल्कुल भी एंड थकना नहीं है, ठीक है। अभी हम खड़े हैं जुलाई में, जुलाई का महीना चल रहा है। आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे वो होंगे अगले साल मार्च अप्रैल के टाइम पे, ठीक है। तो तब तक तो अभी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करो, इन सवालों पे ध्यान दो, क्योंकि बाद के लिए अगर आपने बैकलॉग क्रिएट कर लिया तो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है आप नीचे कमेंट करो, आपको डाउट का रेजोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा पक्का। तो करते हैं इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट। तो देखो डी जेड अपॉन डी एक्स कितना आया था हमारा, ये आया था 4x माइनस 40। कितना आया था, 4x माइनस 40 आया था। इसको हम करेंगे एक और बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। तो जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो 4x का 4 होता है और माइनस 40 का 0 होता है। डिफ्रेंशिएशन को भी कांस्टेंट है ना माइनस 40 इस वजह से। तो ये जो 4 आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ये तो पॉजिटिव आ रहा है यार। और अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो ये क्या इंप्लाई करता है कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है ये क्या है, ये एक मिनिमा है, ये पॉइंट एक मिनिमा है। बस आपको यही बात याद रखनी है कि अगर डबल डेरिवेटिव आ रहा है पॉजिटिव तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट मिनिमा है, अगर डबल डेरिवेटिव आएगा नेगेटिव तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट आया है वो मैक्सिमा है, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप x की वैल्यू डालोगे 10 कहाँ पर, इस z के अंदर, तो ये जो z वाली क्वांटिटी है ये पूरी की पूरी मिनिमाइज हो जाएगी। भाई जब हम बोलते हैं कि x इक्वल टू 10 एक मिनिमा है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप x की वैल्यू जो 10 आई है इसको अगर आप z के अंदर पुट कर दोगे तो जो z है उसकी आ जाएगी मिनिमम वैल्यू, जो कि आपको निकालनी है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हमें निकालनी है इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। हमें इसको मिनिमाइज करना है बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ पे निकालना था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट r फ्रॉम पॉइंट a। तो हमें x निकालना था, x हमारा निकल गया, बस यही हमारा आंसर है। तो लिखेंगे कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 इज अ मिनिमा। तो यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। परफेक्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 37 पे। 37 क्या बोल रहा है, इफ़ लेंथ ऑफ 3 साइड्स। अगर आपको नहीं दिख रहा तो लेट मी जस्ट मेक इट लिटिल बिट स्मॉल। अब आपको शायद दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा। हाँ, तो देखो इफ़ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम, इफ़ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम, क्या बोल रहा है ये कि हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम आप जानते हो क्या होता है। तो ट्रेपीजियम बेसिकली होता है इस तरीके से, दिस इज़ द ट्रेपीजियम, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ ट्रेपीजियम। इस तरीके से बनाएंगे स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन और ये हो गया एक लंबी वाली स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज़ अ ट्रेपीजियम। ये आपको देखा होगा आपने क्लास 8th 9th में, ठीक है। जूनियर क्लासेस में अगर आपने ढंग से काम नहीं किया है तो थोड़ी सी आपको रफ लगेगा, लेकिन अगर आप अभी भी मेहनत कर लोगे तो आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं ABCD, लेट्स कॉल इट ABCD, ठीक है। बोल रहे द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम अदर देन बेस। ये देखो ये इसका बेस है, ठीक है ना, ये ट्रेपीजियम का बेस है, दिस इज द बेस ऑफ ट्रेपीजियम। बोल रहा है कि इफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और AD भी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि बेस के अलावा सारी की सारी जो लेंथ है ट्रेपीजियम की वो 10 सेंटीमीटर है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। हमें एरिया निकालना है जब वो मैक्सिमम होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको मैक्सिमाइज करना है एरिया को। तो लिख लेते हैं कि लेट कैपिटल A इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब मन में सवाल ये आता है कि यार ट्रेपीजियम का एरिया मैक्सिमाइज तो मैं तब करूँगा ना जब मुझे पता होगा कि ट्रेपीजियम का एरिया होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है। ये क्लास 9th 10th की बात है। तो क्या हमें याद है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो याद होगा आप लोगों को, ठीक है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, पहले लिख लो अपनी कॉपी पे वीडियो को पॉज करके। अगर याद नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये रहा। एरिया होता है ट्रेपीजियम का हाफ इनटू मल्टीप्लाई करते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड विद हाइट, मल्टीप्लाइड विद हाइट। तो देखो यहाँ पे ये जो DC है, DC और ये जो AB है, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं तो इनका सम करना पड़ेगा। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ
इंटू ये जाएगा डी सी प्लस ए बी, ये पैरेलल साइड जो इनका सम कर दिया हमने। और हाइट कितनी हो जाएगी, अगर आप डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यहाँ पर इस तरीके से, इसे बोलते हैं ए बी सी डी हो गया था, तो ये हो गया ई। सिमिलरली अगर आप सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एफ ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। तो ये जो डी ई है या फिर ये जो सी एफ है इसे बोलते हैं हाइट। तो यहाँ पे लिख देंगे डी ई लिख दो, सी एफ लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे लिखो आप ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव है एरिया को मैक्सिमाइज करना और एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया। हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है और उसकी वैल्यू निकाल के बतानी है कितनी आएगी, ए मैक्स निकालना है, ए मैक्स, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, आपको देख पा रहे हो इस डायग्राम से कि ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ तो 10 सेंटीमीटर है और ये लेंथ भी 10 सेंटीमीटर होगी ना इतनी, ई और एफ वाली। तो इसे मार्क कर देते हैं कि ये लेंथ हो गई अपनी 10 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन गया यहाँ पर। अगर इसको मैं x बोल दूँ, अगर मैं ए ई को x बोल दूँ, तो इस पिक्चर की, इस डायग्राम की सिमेट्री बता रही है हमको कि ये डिस्टेंस भी x होगा, ये जो f से लेकर b तक का डिस्टेंस है एफ बी, ये डिस्टेंस भी x होगा। तो अगर ए ई x है तो एफ बी भी x होगा, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो डी सी है, डी सी तो अपना 10 सेंटीमीटर के बराबर है, डी सी इज 10 सेंटीमीटर्स। ए और बी, ए बी कितना रहेगा, ए बी आ जाएगा आपके पास x प्लस 10 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू हाउ मच, विच इज इक्वल टू 2x प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे पुट कर दो यहाँ पर। तो जो एरिया है, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू डी सी है 10 और ए बी अपना आया है 2x प्लस 10। भाई जो भी चीज़ को मैक्सिमाइज करना है पहले उसका एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा खुद से, उसके बाद ही कुछ काम हो पाएगा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर वर्ड, क्योंकि वर्ड्स है ना इसके अंदर गिवन, तो इन्हें बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैक्सिमम मिनिमा। इसका सवाल गारंटीड आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। और देख लो कि हर क्वेश्चन के अंदर वैरायटी चेंज हो रही है। एग्जाम्पल 37 में ट्रेपीजियम का सवाल आ गया, एग्जाम्पल 36 में आ गया आपका इस तरीके से 2 पोल्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ ही गया था पैराबोला से डिस्टेंस निकालना था एक पॉइंट का। तो अगर आपने इन सवालों को घर पे प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है, तो होता है ना एक बहुत ही शानदार कोटेशन ध्यान आ रहा है मेरे को कि फेलिंग टू प्रिपेयर इज़ प्रिपेयरिंग टू फेल, ठीक है। तो जो है समझने वाले समझ गए। तो प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू फेल टू प्रिपेयर देन डेफिनेटली यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल, तो प्लीज़ डोंट गो देयर। तैयारी करो ढंग से, पेशेंस रखो और चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप करो। इंटरेस्ट तभी डेवलप होगा जब आप मेहनत करोगे, ठीक है। तो ये हो गया a इज़ इक्वल टू हाफ। अब देखो इसके चक्कर में ना हमने यहाँ पे अभी हाइट पुट ही नहीं करी, हाइट पुट करनी पड़ेगी। डी ई कितना होगा, आपको ये चाहिए डी ई। तो ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए डी ई बाय पाइथागोरस थ्योरम। भाई अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको पाइथागोरस के बाहर जाना ही नहीं होता, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख देंगे यहाँ पर कि ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है दिस विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर यानी कि डी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो यहाँ से डी ई स्क्वायर आ जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी ई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे यहाँ पुट कर दो, अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा एरिया कितना आ गया, ये आ गया हाफ इंटू 10 प्लस 2x प्लस 10 मल्टीप्लाइड विद 100 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। ये हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू हाफ 10 प्लस 10 हो गया 20 प्लस 2x एंड देन अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो 20 प्लस 2x है इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, तो हाफ तो था ही, यहाँ पे आप 2 बाहर निकालोगे तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, ब्रैकेट में बचेगा 10 प्लस एक्स, उसके बाद है 100 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखो यहाँ पे ये 2 से 2 कट गया, बहुत ही बढ़िया हो गया है। तो एरिया कितना आ गया, एरिया का अभी हमने तो डिफ्रेंशिएट किया ही नहीं है, अभी तो एरिया का पहले एक्सप्रेशन ही लिख लें। ये आ गया आपके पास एरिया का एक्सप्रेशन, क्या आ गया, एरिया इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स और फिर मल्टीप्लाइड विद अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है मिनिमाइज करना है, हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वी हैव टू मैक्सिमाइज द एरिया व्हेन इट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा इसको डिफ्रेंशिएट। बेस को डिफ्रेंशिएट ही तो करोगे, डिफ्रेंशिएट करते ही काम बन जाएगा आपका। तो काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैसे करोगे इसको डिफ्रेंशिएट,
कुछ आ रहा है दिमाग में? वीडियो को पॉज कर लो, सोचो कि कैसे करोगे इसको आप डिफ्रेंशिएट। तो यार इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना, अगर आपने सोच लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो करना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल। भाई साहब अब लगेगा इसके अंदर प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब लगता है? whenever we have two functions in multiplication। जो पहला फंक्शन है वो है 10 + x और सेकंड फंक्शन है √100 - x²। तो प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं? पहले वाले फंक्शन को होल्ड करते हैं और दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे निकाल रहे हैं हम dA/dx। तो पहले को होल्ड किया, 10 + x को होल्ड किया और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। अब मेरे को बताओ कि √100 - x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? वीडियो को पॉज कर लो आप और फिर सोचो कि क्या आएगा। क्योंकि अगर आपको ये सब नहीं आता ना अभी, तो इसका मतलब साफ है कि आपने डिफरेंशिएशन तैयार नहीं किया है। तो डिफरेंशिएशन पहले तैयार करना पड़ेगा आपको। डिफरेंशिएशन तैयार करने के लिए आपके पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की प्लेलिस्ट अटैच्ड है, चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सब कुछ समझा रखा है यहाँ पर। ये होता है चेन रूल से। √100 - x² का होता है डिफरेंशिएशन चेन रूल से सॉल्व। तो कैसे होगा ये सॉल्व? देखो ध्यान से। आप एक चीज़ ध्यान रखो कि √x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2√x। ये एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद होना चाहिए अपन को। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे है √100 - x²। तो इसका आ जाएगा 1/2 √100 - x²। भाई जैसे √x का होता है 1/2√x, वैसे ही रूट कॉन्टेंट का हो जाएगा 1/2√कॉन्टेंट। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि चेन रूल ये बोलता है कि जो भी अंडर रूट के अंदर वाला कंटेंट है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 - x² का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 100 का तो 0 होता है तो यहाँ लिखेंगे 0, और x² का होता है 2x तो लिखेंगे -2x। ठीक है, तो ये आ गया। तो इस तरीके से आपने जो है पहला वाला टर्म क्रिएट कर दिया प्रोडक्ट रूल का। अब खत्म नहीं हुआ प्रोडक्ट रूल अभी, प्लस अब सेकेंड वाले फंक्शन को होल्ड करेंगे जो हमको परेशान कर रहा था, और जो पहला वाला टर्म है 10 + x उससे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 10 का 0 होता है और x का 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। थोड़ा सा इसको टाइडी कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास -2x था ना ये, तो ये जो -2x है इसका 2 इस वाले 2 को काट देगा। तो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा -x मल्टीप्लाइड विद 10 + x डिवाइडेड बाय √100 - x²। सवाल देख रहे हो कितने लंबे लंबे जा रहे हैं ये? तो सवाल तो लंबे लंबे जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, और इनकी जो है एग्ज़ाम में वेटेज भी ज़्यादा होती है इसी वजह से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। और जो सेकंड टर्म है वो क्या है? वो है √100 - x²। ये जो हम कर रहे हैं अभी, हमने निकाला है dA/dx। यहाँ पे आप ले लो LCM। तो LCM आ जाएगा आपके पास √100 - x²। ऊपर ये जो माइनस का x इंटू 10 + x से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा -10x का x²। और जब आप LCM लोगे ना तो आ जाएगा ये टर्म इंटू ये टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 - x²। दिस विल बी 100 - x²। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व इट। तो आ जाएगा dA/dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -2x² -10x प्लस का 100 और नीचे आ जाएगा √100 - x²। अगर आपने कहीं पर भी प्लस माइनस का एरर कर दिया तो पूरा का पूरा गेम खराब हो जाएगा। तो बहुत ही केयरफुल रहना है आपको इसके अंदर। ऊपर से कॉमन ले लो -2, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x², क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना, -2 कॉमन लिया आपने, तो x² बचा, यहाँ पर बचा 5x और यहाँ बचा आपके पास -50। नीचे तो एज इट इज रहेगा। और आपने जब कॉमन ले ही लिया है तो इस क्वाड्रेटिक को लगे हाथ फैक्टराइज कर लो। तो इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना आता है? सोचो, आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने का मतलब है इसका करना है आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। वीडियो को पॉज करो और अभी फैक्टराइज करो, आप देखो कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। अगर नहीं हो पा रहा है तो यही रीज़न है कि आपके मार्क्स नहीं आ पाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि बेसिकली अगर आप कोई भी स्टेप को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो ना इंडिपेंडेंटली खुद से, जिसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, तो देखो ये चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमा एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, अगर आप अलजेब्रा यहाँ पे एलसीएम नहीं ले पा रहे, तो वो फिर आपके बचपन की मिस्टेक्स हैं जो कि आपको हॉन्ट कर रही हैं आज की डेट में। तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट, प्लीज़ अप्रिशिएट इट। ठीक है, तो कर देते हैं इसको। अगर आपने कर लिया है तो ग्रेट, कर ही लिया होगा वैसे, क्लास 12th के स्टूडेंट हो आप।
बट अगर नहीं किया है तो बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कैसे करना है, और कर लिया तो आप चेक कर लो कि आपका कितना आ रहा है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने का मीनिंग क्या हुआ कि आपको ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है 5x को, जिसका जो सम है वो 5x आ जाए और मल्टीप्लिकेशन आ जाए माइनस का 50 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 5x बनाने के लिए आ जाएगा 10x माइनस 5x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 50। तो देखो हमने जो टर्म्स लिखे हैं यहाँ पर, इन टर्म्स का सम कितना आ रहा है देखो ध्यान से, 10x माइनस 5x होता है 5x, यानी कि सम मैच कर रहा है, और 10x को अगर माइनस 5x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 50x स्क्वायर, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी ना माइनस का 50x स्क्वायर। तो हमने टर्म्स को अच्छे से स्प्लिट किया है। तो बेसिकली इस तरीके से आप करते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और आप फैक्टराइज कर पाते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 10, ये हमने फैक्टराइज कर लिया। ये हम dA अपॉन dx निकाल रहे हैं अभी, कितना आ गया माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब बताओ क्या करना चाहिए हमको। अब आप लगाओगे गॉड कॉन्सेप्ट, यानी कि अब आप कर दोगे dA अपॉन dx को 0 से इक्वेट, क्या निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मेरे भाई। तो बेसिकली इसको आप कर दोगे 0 से इक्वेट। तो जैसे ही आप इस पूरे के पूरे कंटेंट को 0 से इक्वेट करोगे तो आप लिखोगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 और x की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई माइनस 10, एक आ गई 5। हमेशा ना ऐसे क्वेश्चन में आप ये देखा करो कि x किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे x रिप्रेजेंट कर रहा है इस लेंथ को, है ना, AE को और FB को। तो क्या ये लेंथ नेगेटिव हो सकती है क्या? लेंथ तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना, यानी कि वी विल रिजेक्ट x इज इक्वल टू माइनस 10, वी विल ओनली प्रोसीड फॉरवर्ड विद द क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 5। नाउ ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है हमारे पास, क्या ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये पता लगाने के लिए करना पड़ेगा हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये पता लगाने के लिए करना पड़ेगा हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही करना है। यहाँ पर क्या है ना कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना एक बहुत मुसीबत वाला काम है। आई विल बी वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट विद यू कि यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इतना भयंकर आ रखा है। अगर आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको भगवान याद आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से मत करो इसको आप करो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो यहाँ लिखो यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, बेसिकली ये वही है जिसमें आप बनाते हो एक नंबर लाइन। तो जस्ट एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो और x इज इक्वल टू 5 यहाँ मार्क कर लिया आपने, और यहाँ लिख दो आप साइन किसका, साइन ऑफ f डैश x लिखते थे ना हमेशा, यहाँ लिखो साइन ऑफ dA अपॉन dx, क्योंकि यही आपका f डैश x है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो 5 से बड़ा नंबर बोलो कोई, हम बोलते थे 100, तो 100 ले लो और देखो यहाँ पे डाल के कि क्या आता है। तो dA अपॉन dx जो ये वाला टर्म है आपके पास, ये जो पूरा का पूरा मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है, इसके अंदर अगर आप डालोगे x की वैल्यू को, लेटेस्ट से आपने डाला 5 से बड़ा नंबर लेना है, आपने ले लिया 6 ले लिया। ठीक है, अगर आप 6 डालोगे तो क्या होगा, तो बेसिकली ये जो आपके पास dA अपॉन dx है, इसका साइन देखो क्या आएगा। जब आप 6 डालोगे तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पूरा चीज़ पॉजिटिव, बट बाहर एक -2 है जो कि बना देगा इसको नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस साइन। और 5 से छोटा नंबर ले लो 4, तो अगर आप 4 लोगे तो 4 लेते देखो क्या होगा कि ये टर्म बन जाएगा नेगेटिव, और ये टर्म ऑलरेडी नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और बाकी टर्म्स रहेंगे आपके पॉजिटिव। ठीक है, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, dA अपॉन dx ओवरऑल आ रहा है पॉजिटिव। और हमने शॉर्टकट क्या याद किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि अगर किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में आपको दिखता है प्लस साइन, तो आपको तुरंत बोल देना है कि वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट एक मैक्सिमा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझा कि जो x की वैल्यू है वो 5 होगी, x इक्वल टू 5 जब होगा तो हमें बेसिकली जो ट्रेपीजियम की बात हो रही है ना, ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो जाएगा मैक्सिमम। तो x इक्वल टू 5 इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आप लिखो अपने नोटबुक में x इक्वल टू 5 इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या हमारा काम ख़त्म हो गया? नॉट येट, बस हम अब लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। तो लास्ट स्टेप क्या है? अच्छा, एक और चीज़ ये है कि आपको लग रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहे हैं, इनके सोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहे हैं। ठीक है, हम एग्जाम में कैसे करेंगे?
तो ये लेंदी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं एक एक स्टेप को बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। बट जब आप करोगे खुद से प्रैक्टिस इस क्वेश्चन को 1 2 3 4 5 बार, तो आपको याद हो जाएगा कि करना किस तरीके से, आपको स्टेप्स जो है याद हो जाएंगे ऑलमोस्ट, तो आप बहुत स्पीड में कर पाओगे। तो मैक्स टू मैक्स आपको 5 7 8 मिनट लगेंगे इस सवाल को करने में, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हैं लेंदी होते हैं डेफिनेटली, ठीक है। जैसे कि इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा लेंदी होते हैं, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जस्ट एक रियलिटी बता रहा हूँ, तो आपको करना तो पड़ेगा बेसिकली ये। ऑलराइट, तो बेसिकली हमारे पास ये आ गया। अब बेसिकली ये जो हमारे पास आया है x = 5 मैक्सिमा का पॉइंट है, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ट्रेपेजियम का मैक्सिमम एरिया, हमें निकालना था मैक्सिमम एरिया। तो बस ये जो एरिया का फॉर्मूला आया था ना, ये वाला a = 10 + x × 100 - x², यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसे पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली a = क्या था, 10 + x अंडर रूट में देख लेता हूँ क्या है, 10 + x √ 100 - x²। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि निकालना क्या है, आपको पता चला आप यही भूल गए करते करते कि निकालना क्या है आपको, ठीक है। तो इफ़ वी पुट x = 5 वी विल गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वी विल गेट द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मतलब मैक्सिमम एरिया ऑफ क्या, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर, √ 100 - 5²। तो दिस इज 15, दिस इज 100 - 25, कितना होता है 75। तो आ गया 15 √ 75। सिंप्लीफाई करेंगे इसको और, तो a max = 15, तो 15 रहेगा। 75 को लिख सकते हो 25 × 3। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जो 25 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो 25 5 बन के बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा रूट के अंदर। तो कितना आ गया, 15 5 से कितना होता है 75 होता है। तो आ गया 75 √ 3। एरिया की यूनिट क्या होती है, जो आपको दे रखे हैं डायमेंशंस, वो दे रखे हैं सेंटीमीटर में, देखो सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पे, तो एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है ना, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया दैट दिस ट्रेपेजियम कैन हैव, ठीक है। तो आप एक बार एनसीईआरटी से चेक ज़रूर कर लेना कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैच करना चाहिए, वैसे बहुत मेहनत करी है हमने इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया अपना। चलिए एग्जाम्पल 38 करना है क्या अभी, बताओ आप, कर लेते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट लगाते हैं, इसको भी ख़त्म करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये भी लंबा जाएगा। देखते हैं क्या होता है इसमें। तो देखो ये बोल रहा है प्रूव दैट, एक सेकेंड ना, इसको मैं सवाल को थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करता हूँ जिससे कि आपको ये विजिबल हो जाए, जस्ट अ मोमेंट। तो देखो ध्यान से, इस सवाल को पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, सॉरी कोन नहीं है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone। पूरा का पूरा सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है, कहीं पर कोई मैथमेटिकल सिंबल वगैरह कुछ भी गिवन है क्या, कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो कैसे अप्रोच करना होता है इन क्वेश्चंस को, ये देखते हैं। तो देखो ध्यान से, पहले तो आप ये देखो कि आपको करना क्या है, ये बात क्या कर रहा है। बोल रहा है प्रूव दैट, तो लिखो टू प्रूव, फिर कह रहा है रेडियस ऑफ क्या, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो टू प्रूफ की स्टेटमेंट तो अभी हमको समझ नहीं आ रही, पहले प्रूफ में चलते हैं, प्रूफ में, ठीक है। तो प्रूफ के अंदर आप बनाओ एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है बेसिकली। तो ये हो गया आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। सर्कुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो साइड से देखोगे तो सर्कल दिखेगा आपको, और ये सिलेंडर है, ठीक है। ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि ये जो सिलेंडर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करना है हमको, ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमाइज करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो लिख लो लेट कैपिटल S = कर्व्ड सरफेस एरिया। याद है क्या आपको कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, देख रहे हो पुराने पाप लौट के आ रहे हैं। अगर याद है तो पॉज करो और खुद से पहले लिखो फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का,
कितना होता है। और अगर आपको डाउट है तो आप समझ जाओ कि आपने अपनी हालत बहुत ख़राब बना रखी है, आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूँ आपको, होता है 2πRh, जिसमें 2π तो 2π है और r जो है, छोटा r और छोटा h, ये रेडियस है सिलेंडर का और h हाइट है सिलेंडर की। तो इसे मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली दिस इज़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड दिस इज़ द स्मॉल h इज़ द हाइट ऑफ सिलेंडर। आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन। इस बात से आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो सिलेंडर है इसको आपको घुसाना है कोन के अंदर, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक कोन बनाते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो कोन बनाया है आपने, इस तरीके से कुछ बनेगा ये कोन। ठीक है, ये बन गया कोन। बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर घुसा हुआ है? सिलेंडर घुसा हुआ है कोन के अंदर, ठीक है ना। और हमें क्या चीज़, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू मैक्सिमाइज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टू मैक्सिमाइज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एंड सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो कितना होता है? होता है 2πRh, जिसमें हमने r रेडियस मार्क किया हुआ है, h ये मार्क किया हुआ है। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आपको नोट करनी है, वो ये है। क्या है वो? क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है गिवन कोन, यानी कि कोन गिवन है आपको। यानी कि कोन, जैसे आपने देखा होगा ना कहीं कहीं पर, जैसे सड़क पे ब्लॉक करना होता है रास्ता, तो वहाँ पर कोन्स रखे होते हैं, कोन्स, तो उनका साइज़ एकदम परफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोन जो है वो एकदम परफेक्ट साइज़ का है, मतलब गिवन साइज़ का है। उसका हाइट भी नोन है और उसका रेडियस भी नोन है। कोन का हाइट और रेडियस दोनों ही हमको नोन है। तो लिखेंगे कि गिवन कोन है, एक सेकेंड ना, लेट मी जस्ट राइट हियर कि हमारा जो कोन है वो हमको गिवन है। तो गिवन कोन मीन्स हाइट एंड रेडियस। भाई कोन क्या होता है? कोन ये बना हुआ है यहाँ पर, जैसे आपकी हैप्पी बर्थडे टू यू की कैप होती है जो टोपी पहनते हैं बच्चे। ठीक है, तो बेसिकली हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन आर नोन। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कैपिटल H है हाइट ऑफ दिस कोन, तो उसको हम एक कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, क्योंकि कोन गिवन है हमको, कोन फिक्स्ड हाइट का है। सिमिलरली अगर कैपिटल R है रेडियस ऑफ कोन, तो उसको भी हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि ये कोन हमको क्या है? कोन गिवन है हमको। गिवन कोन है यानी कि उसकी हाइट चेंज नहीं होगी, उसकी रेडियस चेंज नहीं होगी। लेकिन ये जो सिलेंडर अंदर घुसा रखा है हमने इसके अंदर, इसका रेडियस गिवन था क्या हमको? इसका रेडियस तो गिवन नहीं था। इसका हाइट गिवन था क्या? इसका हाइट गिवन नहीं था। ये छोटा r और छोटा h हम लेके आए हैं, क्वेश्चन में गिवन था? क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये हम लेके आए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये छोटा r भी वेरिएबल है और ये छोटा h भी वेरिएबल है। बात को समझने की कोशिश करो कि क्या चीज़ वेरिएबल है और क्या चीज़ कांस्टेंट है। तो दो वेरिएबल्स हैं, छोटा r और छोटा h वेरिएबल्स हैं, और कैपिटल H और कैपिटल R दोनों ही हमारे कांस्टेंट्स हैं। ऑलराइट, वेरी गुड। अब करना क्या है? प्रूव क्या करना है? तो लिखा ही नहीं हमने। ये इंग्लिश का जो सेंटेंस है ना, इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक कर करके हमने ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से एक्सट्रैक्ट की है। अब देखो ध्यान से, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि टू प्रूव में लिखो छोटा r इज इक्वल टू, भाई छोटा r ही तो है रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इजंट इट? ये रहा सिलेंडर, छोटा r इसका रेडियस है, और इसका रेडियस मार्क कर लेना। कोन का रेडियस है कैपिटल R। सो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है कैपिटल R, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है पूरी की पूरी, ये है कैपिटल H के बराबर। दिस इज द हाइट ऑफ द कोन। कोन की कुछ नेमिंग कर लेते हैं। लेट अस कॉल दिस A। यहाँ से काम करो, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो। सो ABC क्या होता है? ABC, C के बाद आता है D, और D के बाद आ जाएगा E। तो ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे, ये ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, ट्राइंगल ABC, और एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको। बड़ा ट्राइंगल कौन सा है? बड़ा ट्राइंगल है ये ADE। तो मैं दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। कौन कौन से? एक है स्काई ब्लू जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और एक है आपका बड़ा वाला ट्राइंगल। बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है? ADE है आपका बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि यहाँ पर आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या बोला है? प्रूव दैट द रेडियस इज
बीच का सारा पार्ट खा गया मैं, ठीक है। देखो, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो रेडियस है इज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन, यानी कि जो हमारे सिलेंडर का रेडियस है छोटा r, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन। द रेडियस ऑफ द कोन इज कैपिटल R, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को रीड करके इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। हमें अल्टीमेटली क्या प्रूव करना है कि जो छोटा r है वो कैपिटल R का आधा है, ठीक है। और हमें क्या चीज़ मैक्सिमाइज करनी है, हमें सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, तो लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव में कि S इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। अगर किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज करना होता है तो वी हैव टू यूज डिफरेंशिएशन, मैक्सिमाइज्ड, ठीक है। तो करते हैं इसको स्टार्ट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक छोटा r और एक छोटा h। हमको सिंगल वेरिएबल चाहिए होता है, तो वी नीड टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स को एलिमिनेट करने के लिए हमें समझना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा उन ट्राइंगल्स को जिनकी मैं बात कर रहा था यहाँ पर। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ठीक है। एक छोटा वाला ट्राइंगल जिसको मैंने ब्लू हाईलाइट किया हुआ है और एक बड़ा वाला ट्राइंगल जिसकी बाउंड्री रेड कलर की मार्क कर रखी है। क्या हम देख पा रहे हैं कि जो एंगल ABC है वो 90 डिग्री है भाई, 90 डिग्री है ना ये वाला एंगल, देखो ध्यान से, दिस एंगल इज 90 डिग्री। सिमिलरली जो एंगल ADE है, ये वाला एंगल ADE, ये भी 90 डिग्री है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में एक तो एंगल इक्वल हो गया, और देख रहे हो कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स में प्रेजेंट है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। ये सब आप किया करते थे क्लास 9th में, ठीक है। क्या करने के लिए, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। जब भी दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल्स बराबर होते हैं तो हम बोलते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE। अब देख लो कि कहाँ क्लास 9th का सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स था, जो कि क्लास 12th के क्वेश्चंस के अंदर यूज होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि हमारा जो ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल ADE है, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि इनके दो एंगल्स इक्वल हैं। ये हमारा क्राइटेरिया होता था, AA बोलते थे, AA एक्सियोम ऑफ सिमिलरिटी। लिख देंगे बाय एंगल एक्सियोम ऑफ सिमिलरिटी। और क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये एक कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। लिखेंगे देयरफॉर जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसकी हाइट अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट विल बी इक्वल टू छोटे वाले ट्राइंगल का बेस अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल का बेस, ठीक है। AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DE। अब देखो ध्यान से, AB कितना है, AB भाई आपका जो ये है पूरी की पूरी AD तो कैपिटल H है, AD है कैपिटल H, पुट कर दो। DE कितना है, DE दिख रहा है कैपिटल R है, ठीक है। BC कितना है, BC है छोटा r, डाल दो इसको भी यहाँ पर, BC हो गया छोटा r। AB कितना है, AB, क्या आप रियलाइज कर पा रहे हो कि AB जो है वो कैपिटल H माइनस स्मॉल h है। AB है कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो इस तरीके से हमने एक रिश्ता डेवलप कर लिया, यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप कर लिया इन सारे के सारे पैरामीटर्स के बीच में। मेरे को बताओ कि इस वाले फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट है। कैपिटल H कांस्टेंट है और कैपिटल R कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ये कोन के पैरामीटर्स हैं, कोन हमको गिवन था, ठीक है। आपको देना है गिवन क्या चीज़ है, जो भी गिवन है उसके पैरामीटर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें वेरिएबल हैं, ये छोटा r वेरिएबल है, छोटा h वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि जो सिलेंडर था वो हमको गिवन नहीं था, वो हमने डाला था उसके अंदर, ठीक है। तो उसके डायमेंशंस वेरिएबल डायमेंशंस हैं, ठीक है। लिखेंगे नाउ सरफेस एरिया हमको मैक्सिमाइज करना है ना। क्या होता है फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का, 2πr/h। अब देखो ध्यान से, देखो बताओ कि यहाँ से छोटा r कितना आ जाएगा। यहाँ से आपके पास जो छोटा r आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू कैपिटल R अपॉन कैपिटल H, ठीक है। यहाँ पे छोटे बड़े का बहुत ध्यान रखना है आपको। ऑल राइट, ये आ गया छोटा r, इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसे हम कर देंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, ठीक है। लिखेंगे देयरफॉर जो कैपिटल S हो जाएगा 2π, और ये छोटा h में लिख देता हूँ पहले ही, चलो बाद में लिख देंगे, h कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू कैपिटल R अपॉन कैपिटल H, और उसके बाद एक छोटा h भी था, बहुत ही केयरफुली काम करना है यहाँ पे। तो ये s हो जाएगा 2π कैपिटल R स्मॉल h इंटू h माइनस h कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H, ठीक है।
थोड़ा पेशेंस रखो, बस ये होने ही वाला है सॉल्व। वी आर अप्रोचिंग दी फाइनल स्टेप वेरी सून, ठीक है। देखो तो ये जाएगा s इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो आ जाएगा 2 पाई, पहले सारे कॉन्स्टेंट्स, फिर 2 पाई कैपिटल R h स्क्वायर, और फिर इसको कर दो सेपरेट आउट। टर्म्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि नीचे था ना कैपिटल H, दोनों को दे दिया हमने, वो हम पहले मल्टीप्लाई किया और फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो हमारी बात देखो क्या किया मैंने, ये नीचे कैपिटल H था, नीचे कैपिटल H था हमारे पास, ऊपर देखो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 2 पाई कैपिटल R कैपिटल H स्मॉल h। ये फर्स्ट टर्म आएगा मल्टीप्लाई करने पे, सबसे पहले सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं फिर वेरिएबल लिखना है, माइनस 2 पाई कैपिटल R स्मॉल स्क्वायर, ये आ गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको माइनस साइन की मदद से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आ गया। यहाँ देख लो ये H से कैपिटल H कट गया, तो कैपिटल S, ये कैपिटल S क्या है, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। हम इस पर वर्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी को हमें मैक्सिमाइज करना है ना, कैपिटल S को मैक्सिमाइज करना है, राइट। ये हो गया। मेरे को बताओ कि यहाँ पर क्या चीज़ वेरिएबल है, यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है स्मॉल h इज़ द ओनली वेरिएबल हेयर। तो अब हम रेडी हैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, कर दो इसको डिफरेंशिएट। कितना आ जाएगा, खुद से करो वीडियो को पॉज करके, ds अपॉन dh, हमेशा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या करो, 2 पाई आर एच में से 2 पाई आर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म एज इट इज़, और h का 1 हो जाएगा, और यहाँ से 2 पाई कैपिटल R अपॉन कैपिटल H एज इट इज़ रहेगा, और h स्क्वायर का हो जाएगा 2h के बराबर। तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R माइनस 4 पाई कैपिटल R स्मॉल h अपॉन कैपिटल H, ठीक है। ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। इसे कर देते हैं 0 से इक्वेट, गॉड कॉन्सेप्ट। तो पुट, अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हो, पहले वाली वीडियोस को भी फॉलो कर रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा डेफिनेटली, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि समझ में ना आए, और अगर नहीं आ रहा है तब भी तो वीडियो को दोबारा देख लो, लेकिन परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है ना। आपको परेशान नहीं होना कि यार कि क्या हो गया मेरे साथ, ये जो है करना तो पड़ेगा आपको किसी तरीके से। देखो मैं भी कर ही रहा हूँ, मैं भी आपके साथ मेहनत कर ही रहा हूँ, तो आप भी मेहनत करो, ठीक है ना। तो इसको कर देते हैं 0 से इक्वेट। जैसे ही इसको आप 0 से इक्वेट करोगे तो आ जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R। देखो पाई से पाई कट गया, 2 ने काटा 4 को, यहाँ बचा 2, और कैपिटल R से कैपिटल R कट गया, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा आपके पास 2 स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू 1, यानी कि स्मॉल h कितना आ गया, ये आ गया कैपिटल H बाई 2। बात समझ आ रही है, ये स्मॉल h निकाल लिया हमने, क्रिटिकल पॉइंट। क्या निकाल लिया हमने, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। देखो यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो वही बनता है आपका क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब हमारा काम हो चुका है क्या, नहीं, अभी हमारा एक और काम बाकी है, हमें दिखाना पड़ेगा कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। वैसे क्या होना चाहिए, ये मैक्सिमा होना चाहिए, क्योंकि हमें सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया है उसको मैक्सिमाइज करना है ना। तो ये मैक्सिमा होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि ये मैक्सिमा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसके लिए आई थिंक इट विल बी ईजियर, क्योंकि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो काफ़ी आसान सा फॉर्मूला आया है, काफ़ी आसान सा एक्सप्रेशन है। तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आप लिखो यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा देंगे यहाँ पर। तो जो हमारे पास ये था ना ds अपॉन dh, इसका मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या था, 2 पाई कैपिटल R माइनस 4 पाई कैपिटल R स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। इसे एक और बार कर देंगे डिफरेंशिएट h के रिस्पेक्ट में, क्योंकि h हमारा वेरिएबल है। यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया इसका, और h का 1 होता है, तो बच जाएगा माइनस का 4 पाई कैपिटल R अपॉन कैपिटल H। ये तो नेगेटिव आ रहा है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलता है कि अगर कभी भी हमारा सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया था वो एक मैक्सिमा होगा। क्या होगा वो एक मैक्सिमा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर h की वैल्यू, स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल H बाई 2 के बराबर होगी तो उस सिचुएशन में जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम होगा। लिखेंगे देयरफॉर S विल बी मैक्सिमम, देयरफॉर S विल बी मैक्सिमम। ये S क्या है, ये S है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका, सिलेंडर का, जो सिलेंडर डाल रखा है अंदर उसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया सरफेस एरिया नहीं है, सरफेस एरिया बोलते हैं। तो हमें बाकी दोनों जो सर्कुलर सरफेसेस हैं पाई आर स्क्वायर वाले, उनको भी जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम। बहुत ही बढ़िया। नाउ
क्या हम प्रूव कर चुके हैं जो हमें प्रूव करना था? नहीं, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 2। हमें तो ये प्रूव करना है। तो ये जो आपने यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स की मदद से ये वाला रिजल्ट लिखा था ना, ये वाला रिजल्ट, इसको यूज़ करेंगे एक और बार और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो लिखते हैं कि यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, क्या था? ये था कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ये था कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ठीक है, यहाँ पे आप डाल दो। आपका स्मॉल h कितना है? आपका स्मॉल h आया है कैपिटल H अपॉन 2, है ना। इसे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज कैपिटल H माइनस कैपिटल H अपॉन 2 अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। बस हो गया, बस आने वाला है। देखो न्यूमरेटर कितना आ जाएगा भाई? कैपिटल H माइनस कैपिटल H बाई 2, तो कैपिटल H बाई 2 होगा कि नहीं होगा? और नीचे कैपिटल H है, इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ठीक है, यहाँ से देखो ये कैपिटल H से कैपिटल H उड़ गया, कट गया, तो क्या आ गया? आ गया हाफ इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 2 आ गया। लो, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपने कर दिया, हैंस प्रूव्ड। सवाल डेफिनेटली लंबा था, काफ़ी मेहनत लगी है सवाल को प्रूव करने में, लेकिन आपको बड़ा मज़ा आया होगा। सवाल इंटरेस्टिंग है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये हमको ये बता रहा है, और ये सब जो चीज़ें हैं ना, इनका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ये है कि ये इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में यूज़ होती हैं। कि फैक्ट्री में अगर एक कोन के अंदर, जैसे कि आपको कोई भी बनाना है, एक बॉक्स बनाना है या कोई भी आइटम बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो अगर एक फिक्स्ड शेप का, फिक्स साइज़ का कोन है, ठीक है, शेप का नहीं साइज़ का कोन है, ठीक है, जिसकी हाइट और रेडियस पे आपका कोई काबू नहीं है, वो कंट्रोल्ड है, वो फिक्स कर चुके हो आप, तो आपको सिलेंडर अब उसके अंदर जो है अकोमोडेट करना है। तो सिलेंडर का अगर सरफेस एरिया आप चाहते हो मैक्सिमम हो, तो इस कंडीशन, जब ये मैथमेटिकल कंडीशन फुलफिल हो होगी, उस सिचुएशन में आपका जो सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लिया। इन क्वेश्चंस को रिपीट करो घर पे आप एक दो बार, ठीक है ना, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एंड अगर कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करो, एंड प्लीज़ फील फ्री टू आस्क ऑल योर डाउट्स। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ये काफ़ी लंबे लंबे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, और काफ़ी टाइम जा रहा है इनको करने में। अभी हमारे एग्जाम्पल 39, 40 और 41 बाकी हैं करने, तो हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी द सॉल्यूशंस ऑफ दोज क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहो। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है, ठीक है, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आप अगर आप लाइक कर दोगे तो। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन लेने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, चलो तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।